जिया को महसूस हो गया था कि ध्रुव की काबिलियत उसकी उम्मीद से काफी अच्छी थी। इतने में ध्रुव ने आ भरते हुए कहा, वैसे ये स्थल की जंग कब शुरू होने वाली है? इस पर तांत्रिक जाफना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस स्थल की जंग अगले 2 दिनों में ही शुरू होने वाली है, लेकिन बाकी शहरों के तांत्रिक अभी से ही यहाँ इकट्ठा होने लगे हैं। और क्योंकि तुम हमारे शहर की तांत्रिक टोली में नए हो, इसलिए जिया तुम्हें आसपास की जगह दिखा देगी। इस दौरान ध्रुव दंग रह गया और वो इस बात के लिए मना करने ही वाला था कि तभी जिया ने भी अपना सिर हिलाते हुए तांत्रिक जाफना को इस बात के लिए हाँ कह दिया। मगर अपनी बात कहने के बाद भी जिया वहां से हिली तक नहीं। उसे देखकर ध्रुव एक पल के लिए हैरान हो गया, जिसके बाद वो और निंजा उस कमरे से बाहर जाने लगे। इस दौरान जिया ध्रुव और निंजा को कमरे से बाहर जाते हुए देख रही थी, जिसके बाद उसने अपनी नजर तांत्रिक जाफना की तरफ करते हुए उनसे सवाल किया, गुरुजी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी जिया के सवाल पर तांत्रिक जाफना ने आ भरते हुए उसे मजबूरी भरी आवाज में समझाया, देखो बेटा जिया, पता नहीं तुम फिर से इस बारे में क्यों सोचने लगी हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मौजूदा काबिलियत के हिसाब से इस बार तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लेकिन मैं इस लड़के को अपने साथ शामिल बस इसलिए करना चाहता हूं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कम से कम हमें अपना तांत्रिक स्थल तो नहीं खोना पड़ेगा। आखिर हमारे बिलोबा शहर की तांत्रिक टोली पिछले 2 मुकाबले हार चुकी है और मेरे ख्याल से तुम भी नहीं चाहते हो कि हमारा तांत्रिक स्थल आकाश अग्नि शहर के पास चला जाए, है ना? इसलिए इस बार हमारा जीतना बेहद जरूरी है। ये सुनकर जिया एक पल के लिए खामोश रही, जिसके बाद उसने कहा, अगर मैं मुकाबले में हार गई तो ये लड़का भी किसी कीमत पर मुकाबला जीत नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी और इसकी शक्तियों के बीच ज्यादा फर्क नहीं है। इस पर तांत्रिक जाफना ने यह बड़े ही एपिसोड साफ सबसे अंदाज में पहले उसे शौर्य बताया, दल टेलीग्राम चैनल पर ये कहना अपलोड हुआ बहुत था। मुश्किल आगे है के जिया। एपिसोड के लिए सब्सक्राइब तुम्हें करें शायद पता शौर्य नहीं दल है, टेलीग्राम चैनल लेकिन को, कुछ जिसपे महीनों 1400 पहले से तक ज्यादा इस लड़के सब्सक्राइबर के है। चक्र तक नहीं खुले थे और इसे अंदरूनी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बावजूद साल भर के अंदर ये लड़का तुम्हारे जितना ताकतवर हो गया। इसकी अंदरूनी शक्तियां वाकई काबिले तारीफ हैं और ये लड़का कुदरत का अजूबा है। वही अपने गुरु की बात पर जिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये सब किस्मत का खेल भी तो हो सकता है ना गुरुजी? ऐसे में इसकी काबिलियत कहां से आ गई? लेकिन जिया के इतना कहते ही तांत्रिक जाफना ने उसे समझाते हुए कहा, किस्मत भी उसी का साथ देती है जिया, जो सच्चा और मेहनती होता है। और तो और, भले ही तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां इस लड़के की शक्तियों से कमजोर नहीं है, लेकिन अगर वाकई तुम दोनों के बीच खतरनाक मुकाबला हुआ तो उस मुकाबले में तुम्हारे हारने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लड़के के अंदर की आवाज बेरहम होने से जरा भी नहीं कतराती, और वो आवाज सिर्फ दूसरों पर बेरहम नहीं होती है, बल्कि कभी कभी ये खुद पर भी बहुत बेरहम हो जाता है। तुम दोनों के इस छोटे से मुकाबले में वो चाहता तो अपने आप को अंदरूनी शक्तियों से पूरी तरह ढककर तुम्हारे हमलों से बच सकता था, लेकिन उसने फैसला लिया तुम पर हमला करने का, जैसे उसे तुमसे जरा भी डर ना हो। ये एक ऐसी चीज है जो उसकी बेरहमी दिखाती है। जरा सोच कर देखो, तुम दोनों के मुकाबले का आखिरी पल उसका हमला था और तुम्हारा बचना था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस लड़के ध्रुव को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। भले ही इस लड़के की उम्र बहुत कम है, लेकिन इस लड़के ने बेरहमी से जेसन और नारबा जैसे तजुर्बेदार और खूंखार लोगों तक को मार डाला। मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाले ने इसे बहुत बड़ा योद्धा बनने के लिए चुना है, और जिस पर रब का हाथ होता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। खैर, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है बेटा। जाओ और ध्रुव को आसपास की जगह दिखा दो, और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि अगले 2 दिनों में तुम भी पूरी तरह तैयार हो जाओ। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, इस बार हम लोग आकाश अग्नि शहर से इस स्थल की जंग हार नहीं सकते। अपने गुरु की बात सुनकर जिया ने उनके सामने हाथ जोड़े और चुपचाप वहां से चली गई। बाहर आते ही जिया ने देखा कि उसके सामने ध्रुव और निंजा खड़े थे कि तभी उसने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, चलो चलते हैं। इतना कहकर वो ध्रुव के लिए रुकी भी नहीं और सीधे आगे बढ़ने लगी। वैसे तो ध्रुव उससे कहना चाहता था कि उसे कहीं और जाना था, लेकिन जिया की हरकत देखकर वो मजबूरी में उसके पीछे जाने के सिवा और कुछ नहीं कर सका।
वो दोनों आगे बढ़ते गए और ध्रुव को रास्ते में बहुत से तांत्रिक नजर आए, कुछ ऐसे जो ध्रुव को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिया के साथ चल रहा था। इससे ध्रुव समझ गया कि जिया का ओहदा बिलोबा शहर में तांत्रिकों में काफी ऊंचा था। जब दोनों आगे बढ़ रहे थे उस दौरान दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं हुई। फिर तकरीबन 10 मिनट तक चलते रहने के बाद वो दोनों एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां ध्रुव को अपने सामने एक बड़ी सी इमारत नजर आने लगी। उस इमारत को देखकर ध्रुव महसूस करने लगा कि उसके अंदर बेहद खतरनाक तादाद में अंदरूनी शक्तियां मौजूद थीं। जब उस इमारत को देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह गया, तब जिया ने उसे समझाते हुए कहा, यही है हमारा तांत्रिक स्थल। इस स्थल को तैयार करने के लिए ढेर सारे तांत्रिकों ने अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है और यही हम तांत्रिकों की पवित्र भूमि है। उसकी बात समझते हुए ध्रुव अपना सिर हिलाने लगा और ये जानने लगा कि वाकई वो जगह बड़ी ही रहस्यमयी थी। शायद इसलिए तांत्रिक जाफना उसे बचाने की इतनी कोशिश कर रहे थे। इतनी सी बात कहकर जिया एक बार फिर चलने लगी और उसने ध्रुव से आगे कुछ नहीं कहा। कुछ मिनटों तक आगे बढ़ते रहने के बाद जिया के कदम थमे और उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। ध्रुव और जिया वहां मौजूद तांत्रिकों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी ध्रुव ने देखा कि वहां एक जगह थी जहां दो लोग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे और उनके आसपास भीड़ इकट्ठा थी जो लगातार शोर मचा रहे थे। ध्रुव ने जब इन लोगों को देखा तो उसे समझ आया कि सफेद कपड़ों वाला लड़का दरअसल दूसरे पड़ाव का तांत्रिक था और उसके सामने जो लड़का था वो महज पहले पड़ाव का तांत्रिक था। इससे ध्रुव समझ गया कि वो मुकाबला रोमांचक मुकाबला तो बिल्कुल नहीं था और जैसा कि ध्रुव ने सोचा था वैसा ही हुआ और कुछ ही पलों में वो मुकाबला खत्म भी हो गया। इतने में उस सफेद कपड़ों वाले लड़के ने हंसते हुए गुरूर भरी आवाज में कहा, बिलोबा शहर की तांत्रिक टोली तो वाकई बड़ी ही मामूली और कमजोर है। ऐसा लगता है कि ये तांत्रिक स्थल बहुत जल्द हमारे आकाश अग्नि शहर के नाम होने वाला है। मगर उसकी इस हंसी को देखकर आसपास मौजूद लोग गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगे। लेकिन उस लड़के ने तो सभी को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर कोई मुझे गलत साबित कर सकता है तो मेरे सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। सच कहूं तो मैं आकाश अग्नि शहर की तांत्रिक टोली का एक ठीक ठाक तांत्रिक ही हूं। अगर तुम लोगों में से कोई मुझे तक नहीं हरा पा रहा है तो बेहतर यही होगा कि जंग के बिना ही तुम लोग ये तांत्रिक स्थल हमारे हवाले कर दो। ऐसे में तुम लोगों का काफी वक्त और मेहनत बच जाएगी। उसकी बात सुनकर आसपास मौजूद सफेद कपड़ों वालों ने हामी भरी और उसका साथ दिया। वो लोग भी आकाश अग्नि शहर के ही थे और अपने तांत्रिक से काफी खुश थे। लेकिन उसके इतना कहते ही बिलोबा शहर के तांत्रिकों के चेहरों पर गुस्सा नजर आने लगा। मगर वो एक अजीब मजबूरी भी महसूस कर रहे थे। वो भी समझ रहे थे कि उनके और उस लड़के की शक्तियों के बीच बहुत बड़ा फासला था। वहीं उसकी बात पर ध्रुव ने भी हल्की हैरानी के साथ कहा, अच्छा तो ये आदमी दूसरे पड़ाव का तांत्रिक है, मगर फिर भी आकाश अग्नि शहर के तांत्रिकों में एक ठीक ठाक तांत्रिक माना जाता है। इसका मतलब तो जरूर उस शहर में बहुत से काबिल तांत्रिक होंगे। और उसने ये बात कही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा था। इस एहसास के साथ ही उसने अपनी नजर जिया की तरफ की जो उसे ही घूर रही थी। उसे देखते ही ध्रुव ने खांसते हुए कहा, दरअसल जिया, मुझे घर में कुछ जरूरी काम करने जाना है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। मगर जिया ने तो उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, देखो तुम बिलोबा शहर के एक तांत्रिक हो और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे शहर के तांत्रिकों के सामने हमारे शहर के तांत्रिकों का नाम खराब मत होने दो। इसलिए अब जाओ और इस गुरूर से भरे आदमी को सबक सिखाओ। भले ही उसने बड़े प्यारे अंदाज में ध्रुव से बात कही थी, लेकिन इस बात के साथ ही ध्रुव को महसूस हुआ कि उसके पीछे से अंदरूनी शक्तियों का एक तेज धक्का आया जिसने उसे मैदान में ढकेल दिया। इतना ही नहीं, वो धक्का इतना तेज था कि ध्रुव सीधे उस सफेद कपड़ों वाले लड़के के सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं ध्रुव को वहां अचानक आते देख वो सफेद कपड़ों वाला लड़का थोड़ा हैरान हो गया। मगर ध्रुव के वहां आने से आसपास दिखते बिलोबा शहर के तांत्रिक शोर मचाने लगे और उसकी हिम्मत की दाद देने लगे। वैसे तो उन्हें ध्रुव की काबिलियत का जरा भी अंदाजा नहीं था, मगर वो उसकी हिम्मत के तो दीवाने हो गए थे। इतने में ध्रुव ने मजबूरी में अपना सर हिलाते हुए कहा, अब माफ करना, मैं गलती से यहाँ आ गया।
उसकी इस बात से आसपास खड़े लोग दंग रह गए और वहां का शोर एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। वहीं ध्रुव तो अपनी बात कहकर पलट कर वहां से जाने लगा, लेकिन उसे वहां से जाते देख पीछे खड़े सफेद कपड़ों वाले लड़के ने कहा, डरपोक चूहे, लगता है कि तेरे खून में हिम्मत है ही नहीं। हिम्मत परिवार से आती है और बिलोबा शहर के तांत्रिक तो अनाथ समझ आ रहे हैं। परिवार की बेइज्जती सुनते ही ध्रुव बड़े ही अजीब अंदाज में रुक गया और उसने पीछे देखकर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर से कहेगा जो तूने अभी कहा? तब ध्रुव की बात सुनकर उस सफेद कपड़ों वाले आदमी ने उकसाने वाले अंदाज में गुरूर भरी आवाज में कहा, डरपोक, अनाथ, चूहा। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से वो बात निकली तो आसपास मौजूद हर कोई समझ गया कि आज का मामला काफी दूर तक जाने वाला था। वहीं पास ही खड़ी जिया ने चैन की सांस ली। वो जानती थी कि ध्रुव मुकाबले से दूर जाने वाला था, लेकिन बिलोबा शहर की खुशकिस्मती थी कि उस बेवकूफ सफेद कपड़ों वाले लड़के ने उसके परिवार के बारे में कहकर उसका खून उबलने पर मजबूर कर दिया था। तभी जिया ने गौर से ध्रुव को देखकर मनी मन खुद से कहा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर इस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जो गुरुजी से इतना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात थी कि तांत्रिक जाफना की बातें सुनकर जिया को बहुत बुरा लगा था और वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ध्रुव उससे बेहतर था। इसलिए जिया ने ध्रुव को मुकाबले के लिए धकेल दिया ताकि वो उसकी असली काबिलियत का नमूना देख सके। दूसरी तरफ ध्रुव तो लगातार सफेद कपड़ों वाले लड़के को ही देखे, वो अपनी पलके भी नहीं झपक रहा था। तभी उस सफेद कपड़ों वाले लड़के ने ध्रुव को उकसाते हुए आगे कहा, हाँ, मैं तो डर गया। तुझे क्या लगता है कि तू बिलोबा शहर के तांत्रिकों का मसीहा बनेगा? सुन, चुपचाप कह दे कि तेरा शहर और इसके तांत्रिक बेकार हैं और मैं तुझे यहां से बचकर जाने दूंगा। दरअसल उस लड़के को जिम्मेदारी दी गई थी कि बिलोबा शहर के नई पीढ़ी के तांत्रिकों की काबिलियत का पता लगा सके, इसलिए वो तो अपना काम कर रहा था। लेकिन कुछ तांत्रिकों को हराने के बाद उसमें ताकत का गुरूर आ गया था, जिस वजह से उसने ध्रुव को भी कोई मामूली तांत्रिक ही समझा। मगर सबसे बड़ी गलती उसने ये कर दी कि उसने ध्रुव के सामने उसके परिवार की बेइज्जती कर दी। ध्रुव सब झेल सकता था, लेकिन कोई उसके परिवार के बारे में कुछ कहे, ये उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं था। इस ख्याल के साथ ध्रुव ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुझे मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। ध्रुव को इस तरह खुद से बात करते देख उस सफेद कपड़ों वाले लड़के ने खूंखार अंदाज में कहा, तू जानता भी है मैं कौन यह हूँ? एपिसोड सबसे पहले शौर्य आकाश दल अग्नि टेलीग्राम शहर के चैनल पर तांत्रिक अपलोड टोली हुआ का था। आगे के एपिसोड के लिए काजा, सब्सक्राइब करें शौर्य तुझे दल क्या लगता टेलीग्राम है चैनल को, कि जिसमें तेरे गुस्से 1400 से मैं ज्यादा डर सब्सक्राइबर हैं। जाऊंगा? चला। ये कहते ही काजा ने अपना हाथ लहराया और तेज रफ्तार में चमकीली रोशनी उसके हाथों से निकलते हुए ध्रुव पर हमला करने लगी। मगर उसके ताकतवर हमले के बावजूद ध्रुव अपनी जगह से हिला तक नहीं और वो लगातार गुस्से से भरी नजरों के साथ काजा को देखता रहा। बल्कि वो हमला जैसे ही ध्रुव के नजदीक आया तो ध्रुव ने महज अपनी उंगली फेरनी शुरू की और अंदरूनी शक्तियों ने उसके सामने आकर काजा का ताकतवर हमला नाकाम कर दिया। इतने में आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि उस रोशनी में दरअसल 3 तलवारें थीं, जिसमें से एक अजीब ठंडक निकल रही थी। जबकि ध्रुव ने जैसे ही अपनी अंदरूनी शक्तियों से तलवारों को खत्म किया तो उसके दिमाग में एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ, जैसे उसने ढेर सारी बर्फ खा ली हो। इस बात के चलते ध्रुव समझ गया कि वो तलवारें असल में अनोखे बर्फीले लोहे से बनी थीं। ये लोहा सबसे ठंडी जगहों पर ही पाया जाता था और उसमें ऐसी शक्तियां थीं कि वो अंदरूनी शक्तियों को भी जमा दे। ध्रुव ने नहीं सोचा था कि काजा के पास ऐसी अनोखी चीज होगी। शायद यही वो वजह थी जिस वजह से काजा इतना परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ काजा ध्रुव के इस हमले से और ज्यादा हैरान हो गया था। उसने महसूस किया था कि ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां उसकी अनोखी बर्फीली लोहे की तलवारों तक को रोकने में कामयाब रही थीं। इससे वो समझ गया था कि ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां उसकी अंदरूनी शक्तियों से ज्यादा ताकतवर थीं। इस बात को महसूस कर उसने मनी मन कहा, आखिर इतने ताकतवर तांत्रिक बिलोबा शहर की नई पीढ़ी में कब से आ गए? तभी उसने अपना हाथ लहराया और एक बार फिर 3 अनोखे बर्फीले लोहे से बनी तलवारें ध्रुव की तरफ जाने लगी और इस बार उसका वो हमला और ज्यादा ताकतवर समझ आ रहा था। काजा चाहे गुरूर से भरा क्यों ना था, लेकिन उसकी अंदरूनी शक्तियों से चीजों को काबू करने की काबिलियत वाकई बहुत अच्छी थी। मगर वो नहीं जानता था कि उसके सामने कौन था और ध्रुव ने तुरंत अपना हाथ लहराते हुए 10 सुइयां बाहर निकाली जो सीधे जाकर काजा की तलवारों को रोकने लगी।
काजा की अंदरूनी शक्तियां ध्रुव से ज्यादा ताकतवर नहीं थीं, इसलिए वो चाहकर भी ध्रुव की सुइयों के आगे अपनी तलवारें नहीं ले जा पाया। इस दौरान ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुझे मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था। इसके तुरंत बाद ध्रुव के शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलने लगी और वो बिजली की रफ्तार में काजा के ठीक सामने पहुंच गया। वहीं जब काजा ने ध्रुव को इतनी तेजी से अपने पास आते देखा तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और वो हड़बड़ाकर पीछे हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपनी अंदरूनी शक्तियों को बाहर निकालते हुए ध्रुव के सामने एक मजबूत कवच तैयार कर दिया। लेकिन ध्रुव तो इस वक्त एक अलग ही नाराजगी महसूस कर रहा था, जिसमें उसने अपने हाथों से सील बनाते हुए एक नसीबी निशान तैयार किया और अंदरूनी शक्तियों के उस कवच को पकड़कर अलग कर दिया। उसे ऐसा करते देख काजा की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। तो कैसे सबक सिखाएगा ध्रुव काजा को अपने परिवार की बेइज्जती करने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर यूथ